Hello and good morning everyone. I welcome you all at Voice IS. I hope everyone is doing well. So today is 25th December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, शिप विथ इंडियन क्रू हेड बाय ड्रोन इन रेड सी. अभी यहाँ पर सेकेंड टाइम हो रहा है. अभी जितने भी हम इंडियन क्रूज की बात करते हैं वो अभी सेफ है और सेफली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द इंडिया. सो यूएस सेंट्रल कमांड सेज इट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम 2 शिप्स. यहाँ पर उनके सामने रिपोर्ट आई है कि अब तक 2 शिप्स के ऊपर क्या हो चुका है, अटैक इस तरीके से हो चुका है. उसके बाद अभी हमने यहाँ पर फिर से देखा कि रेड सी में, कहाँ, रेड सी में ड्रोन के द्वारा एक ड्रोन ने हिट किया किसको, एक शिप को जिसमें इंडियन क्रूज थे. उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था सैटरडे को भी हमें ऐसा इंसिडेंट दिखाई दिया था. सो हेडिंग टू इंडिया was hit by a one-way attack drone in the southern Red Sea. The U.S. Central Command said on Sunday the vessel had an all-Indian crew and is main airs to by Indian company. No injuries were reported. यहाँ पर कोई भी इंजरीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं और वो सेफली कहाँ, इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं. इससे पहले ये कहा जा रहा है कि अब तक ये जो ट्विन अटैक हुए हैं, सो नंबर ऑफ सच अटैक्स ऑन कमर्शियल शिपिंग, मेनली ये जो कमर्शियल शिपिंग है उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है. सो बाय हाउथीज मिलिटेंट्स, यहाँ पे जो हाउथीज मिलिटेंट्स है से 17 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा ये अटैक किया जा रहा है. इससे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, 2 एंटी शिप जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनको भी यहाँ पे फायर अप किया गया था, ओके, शिपिंग लेन में ही. तो अभी यहाँ पर क्या सामने रिपोर्ट निकल कर आती है, ड्रोन अटैक किसके द्वारा होता है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं पता है. बट जो भी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर लिए जा चुके हैं ताकि आगे चलकर ऐसा कोई भी इशू हमारे सामने निकल कर ना आए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, while burning hydrocarbon fuels, if we see a blue flame it means that the flue is हमें ये बताना है कि जो हम बात करते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल्स होते हैं हमारे, अगर हम उन्हें बर्न करते हैं, जलाते हैं और उससे अगर हमारा क्या निकलता है, ब्लू फ्लेम निकलती है. कैसी, जैसे कि हमने कुछ भी जलाया और उससे ब्लू फ्लेम निकल रही है, तो उसका मतलब वो जो फ्यूल है वो कैसा है, बर्न, क्या वो कंप्लीटली बर्न हो चुका है आपका, या मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, क्या आपका जो फ्यूल है वो वेट है मतलब गीला है, या फिर डी मेड ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, क्या आपका फ्यूल यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, देन कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉक पेंटिंग ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं. इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, दीज पेंटिंग्स कंटेन लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हम किसकी बात कर रहे हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं. इस पर जो रॉक पेंटिंग, आपकी जो रॉक पेंटिंग्स थी, उस पेंटिंग में मेनली क्या था, आपका एनिमल और जो ह्यूमन फिगर्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन था, लाइनर रिप्रेजेंटेशन था. मतलब लाइन्स के थ्रू हमने क्या किया, जैसे कि हमने ये लाइन्स के थ्रू इस तरीके से ह्यूमन बींग्स का फिगर बना दिया, हमने लाइन्स के थ्रू यहाँ पर एनिमल का फिगर बनाया, कुछ भी मतलब आप कह सकते हैं. सो लाइन के थ्रू यहाँ पर क्या था, ह्यूमन और एनिमल का फिगर यहाँ पर था. सेकेंड वन इज, द प्रोमिनेंट लोकेशन वर where they were found were विंध्य रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. प्रोमिनेंटली ये कहाँ पाए जाते थे, आपके विंध्य रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. थर्ड वन इज, द थीम इंक्लूड डेली लाइफ इवेंट्स ऑफ सेक्रेड एंड रॉयल इमेजेस. इसमें ये कहा जाता था कि ये जो पेंटिंग्स थी आपकी, उसका मेनली थीम क्या था. सो थीम वॉज इंक्लूड डेली लाइफ इवेंट्स, मेनली वो डेली लाइफ में क्या क्या करते थे ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी, और जो भी उनकी रॉयल इमेजेस थी ये सारी चीज़ें उनकी थीम में थी. तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. एज ऑलवेज वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल. सो देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ना, आप इसे किससे लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 से. ठीक है, इकोनॉमी, इंडियन जॉब्स क्राइसिस, द मैक्रो इकोनॉमी रीजंस. यहाँ पर जो इंडिया में जॉब क्राइसिस होने वाले हैं और या हो रहे हैं, तो उसका मेन जो रीजन है वो क्या है, माइक्रो
सॉरी मैक्रो इकोनॉमी। अब हम यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये आर्टिकल थोड़ा सा आपको क्रिटिकल समझ में आएगा, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, हमें कैसे लिखना है। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सिर्फ हमें उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। कैसे फोकस करना है, जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं पहले की एट the outset it is useful to distinguish the two type of employment that prevail in economy such as इंडिया जैसी कंट्री में मेनली यहाँ पर टू टाइप्स के आपके क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप्स के। कौन कौन से, पहला जो होता है आपका वो होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या, वेज एम्प्लॉयमेंट। इसमें मतलब होता है रिजल्ट ऑफ लेबर डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर्स इन द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये XYZ कंपनी है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेज एम्प्लॉयमेंट की। टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी। पहला जो हमारा टाइप है वो है वेज एम्प्लॉयमेंट। अभी आपकी XYZ कंपनी है, इस XYZ को क्या करना है, इस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए, इसको वर्कर्स चाहिए, इसको लेबर्स चाहिए। तो ये कंपनी क्या कर रही है, लेबर्स की यहाँ पर डिमांड कर रही है टू जनरेट देयर आउटपुट। उनका जो प्रॉफिट है उसको जनरेट करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए यहाँ पर उनको क्या जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है। तो ये इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, इसके थ्रू जो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे द फर्स्ट इज वेज एम्प्लॉयमेंट विच इज a result of labor demanded by employers। ये जो एम्प्लॉयर्स इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, लेबर्स का डिमांड किया जा रहा है टू परस्यू ऑफ प्रॉफिट, ताकि उनको क्या हो सके, प्रॉफिट मिल जाए। अब दूसरी टाइप की हम बात करते हैं, ये तो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेकेंड टाइप होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड आर आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पर डिमांड भी है कि हमें फॉर एग्जांपल 12 लेबर्स की क्या है ज़रूरत है, और वहाँ पर जो 12 लेबर्स है इनको भी क्या है ज़रूरत है, किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, कि हमें जॉब चाहिए। तो जो डिमांड और यहाँ पर सप्लाई है आपकी, लेबर्स की सप्लाई और लेबर की जो डिमांड है वो आइडेंटिकल है। मतलब जितने यहाँ पर लेबर्स की डिमांड हो रही है उतना ही हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स है। सो दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर जो वर्कर्स हैं खुद ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर जॉब निकली है, मैं जा रही हूँ यहाँ पर जॉब करने के लिए। सो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो इंडिया जैसे इकोनॉमी में आपकी ये टू टाइप्स के जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपके परसिस्ट करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अ फर्दर यूजफुल डिस्टिंक्शन कैन ऑल्सो बी मेड बिटवीन वेज लेबर एंड जॉब। द फर्स्ट इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ लेबर डन फॉर एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग डेली वेज वर्क एट वन एक्सट्रीम एंड हाई पेड कॉर्पोरेट जॉब्स एट द अदर्स। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम थोड़ा सा और डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि जो आपका लेबर जॉब होता है, वेज लेबर होता है। वेज लेबर की हम बात करते हैं, वेज लेबर में क्या होता है कि हम डेली काम कर रहे हैं, आपको डेली यहाँ पे वेजेस दिए जा रहे हैं। आपका डेली का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 घंटे काम किए तो मुझे 2 घंटे के यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। और जॉब्स में क्या होता है, वो सैलरी वाले में क्या होता है कि आपको यहाँ पर हमने महीने भर काम किए या फिर आपने 10 दिन काम किया, 15 दिन काम किया, और उस 15 दिन का आपको एक साथ यहाँ पर क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री की बात करते हैं। सो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है, आउट ऑफ वर्क जॉब सीकर, ये बहुत हिस्टोरिकली यहाँ पर आपका प्रेजेंस दिखाएगा। सो द इंडियन इकोनॉमी हैज हिस्टोरिकली बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ ओपन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में आपको ये वेज एम्प्लॉयमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, और जो हम किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, इसका जो डिमांड है, इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट आपको हिस्टोरिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि देखिए कि द लास्ट is also called distinguished unemployment because being similar to open unemployment, it also indicate a lack of adequate employment opportunity in the formal sector। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि what is this unemployment, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका जो ओपन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कि मतलब एक तरीके से क्या है कि टोटल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। सो द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मतलब कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो रही है, आपकी जॉब्स यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कह सकते हैं वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं, मतलब जॉब के लिए क्या है आपके पास नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है वो स्टैग्नेंट होने लगता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे क्या होता है, द ग्रोथ रेट ऑफ सैलरी वर्क
वर्कर्स इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द लास्ट 4 डिकेड्स। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दिया है कि दिस लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज रिफ्लेक्टेड बाय अ मोर और लेस स्टैग्नेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ सैलरीड वर्कर्स इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द लास्ट 4 डिकेड्स। लास्ट 4 डिकेड्स है जो आपके नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय लोग हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनमें हमें क्या दिखाई दिया कि उनकी सैलरीज यहाँ पर कम हुई हैं और उनका डिमांड भी क्या हुआ, कंस्ट्रेन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, द लेबर डिमांड इन फॉर्मल एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिटरमाइंड बाय 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। जो आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जैसे कंपनीज की बात करते हैं, वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट आपकी लेबर की डिमांड होती है उसमें मेनली 2 फैक्टर आ जाते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होता है, पहला, सिंस फर्म इज द फॉर्मल सेक्टर हायर वर्कर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर जो भी आपकी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, आप ऐसा मान लीजिए आपकी यहाँ पर ABC कंपनी है, अब इसे क्या चाहिए, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, उसी के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि देते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट निकल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आउटपुट को गेन कर सके। सो द फॉर्मल सेक्टर राइज व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट राइज। यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर कब राइज करता है, जब आउटपुट की जो उनकी डिमांड होती है वो बढ़ती है। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं, कंपनी में यहाँ पर 100 पेन बनाने की बात की, अब हमने 100 से यहाँ पर 200 पेन्स कर दिया, तो हमने क्या किया, आउटपुट को जनरेट किया। ठीक है, हमने यहाँ पर जो आउटपुट है उसको जनरेट किया। अब इसके लिए हमें लेबर्स भी चाहिए या फिर जितने हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन्हीं में से हमने क्या किया, ये कहा कि अब जो है आउटपुट आपको ये ज़्यादा देना है। अब आउटपुट जब ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, आपका जो फॉर्मल सेक्टर है वो राइज करेगा। पहले हम 100 पेन प्रोड्यूस करते थे, अब यहाँ पर 200 पेन्स अच्छी क्वालिटी के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मल सेक्टर है वो राइज होगा। सो द लेबर डिमांड इन द फॉर्मल सेक्टर राइजेस व्हेन डिमांड फॉर आउटपुट राइजेस। तो जब यहाँ पर आउटपुट का जो डिमांड होता है राइज होता है तो फॉर्मल सेक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइज करता है। सेकंड यहाँ पर फैक्टर क्या आता है, लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट dictates the number of workers that firms need to be hired to produce 1 unit of output। सेकेंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि लेबर की जो डिमांड होती है वो किस पर डिपेंड होती है, आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपके यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी है, क्या सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं। सो उस बेसिस पर यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है, उन्हें डिक्टेट यहाँ पर किया जाता है। ओके, अगर हम जनरली बात करते हैं, सो सिंस इकोनॉमिक पॉलिसी जनरली फ्रेम्ड इन द टर्म ऑफ आउटपुट ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो हम GDP यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो वैल्यू एडेड होता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं कि आपके यहाँ कितना आउटपुट निकला है ना, हमारा आउटपुट यहाँ पर कितना रहा। तो जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है उस बेसिस पर हमारी जो पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो फ्रेम की जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की अब हम बात करते हैं। अब आपका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है इस आर्टिकल में, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 फैक्टर्स। आपका जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर 2 फैक्टर्स के द्वारा क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है। पहला क्या है, द आउटपुट ग्रोथ रेट एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, है ना, क्या है आपका आउटपुट ग्रोथ रेट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, कि आउटपुट आपका कितना है और आपकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। पहला चीज तो ये हो जाता है। सेकंड, इन अदर वर्ड्स, पॉलिसीज दैट प्रमोट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ वुड ऑल्सो अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम अगर क्या करते हैं, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें अचीव करना है तो हमारी जो ग्रोथ रेट होगी, जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट होगा उसमें भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ओके, सो ऑन द अदर हैंड, इफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट राइजेस, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट फॉल्स फॉर गिवन आउटपुट ग्रोथ रेट। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट अगर राइज होती है, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट राइज होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, आपकी गिर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन यहाँ पर 10 पेन क्या कर रहा है, आपका प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, ठीक है, लेकिन वही सेम पर्सन अब क्या कर रहा है, सेम पर्सन एक दिन में 20 पेन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो राइज हो गई, मतलब वो ज़्यादा काम कर रहा है। अब ज़्यादा काम कर रहा है, अब फॉर एग्जांपल पहले ये 20 पेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने 2 वर्कर्स रखे थे, कितने, 2 वर्कर्स, लेकिन अब जो सिंगल वर्कर, ये जो अकेला व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 20 पेन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हमें अब दूसरे व्यक्ति की, यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है उसकी ज़रूरत है, नहीं। तो इसमें यही कहा जा रहा है, अब आपको ये समझ में आई होगी लाइन, कि क्या होता है कि
हमने किसकी बात करी कि अगर यहाँ पर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में राइज होता है तो इससे क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट होता है उसमें मतलब कि फॉल दिखाई देता है। जो ग्रोथ रेट होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट वो कम होने लगती है। मतलब पहले आप 2% थे, 2 लोग काम कर रहे थे, अभी हमने क्या कर दिया, 1% यहाँ पे 2 लोगों का काम कर रहा है, तो जो 1% का काम था वो भी दूसरा कर रहा है, तो दूसरे को क्या हमने निकाल दिया जॉब से। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ राइज होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट राइज होती है, तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या होती है आपकी यहाँ पर फॉल होती है। सो आई होप आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट इंडिया की बात करते हैं। सो इंडिया में जो फॉर्मल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी ये जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कैसी है, अनरेस्पॉन्सिव है। ऑल्दो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फॉर्मल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। ओके, सो इंडिया की अगर बात करते हैं, सो जॉबलेस ग्रोथ विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं किसके, इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ, इट इज जनरली सीन दैट आल्सो बिकम मोर प्रोडक्टिव। हमारी जो इंडिया है वो क्या होती जा रही है आपकी, और ज्यादा प्रोडक्टिव होती जा रही है। हम यहाँ पर जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट, हम यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी आपका क्या हो रहा है, ग्रेटर अमाउंट में हो रहा है। एंड फर्म्स बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट पर लेबर। यहाँ पर हर एक लेबर से हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये कब होता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये जो आपके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है, इजियर टू अडॉप्ट लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। हम अगर फर्म्स अगर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो ये क्या हो रहा है, आपकी हमारी लेबर सेविंग जो टेक्नोलॉजीज है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बट इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, अगर आपके लेबर्स के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि अगर लेबर की बार्गेनिंग पावर यहाँ पर अच्छी है तो हम ये जो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज है इसका जो एक्सटेंड है इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो इन द फर्स्ट केस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट टू आउटपुट ग्रोथ रेट इज वीक। यहाँ पर पहला केस तो यही आ जाता है कि जो ग्लोबल आपकी, हम बात करते हैं किसकी, लेबर कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट है आपकी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कहाँ, इंडिया में। सो सेकंड केस अब आपका क्या आता है कि विच हैपेंस टू द इंडिया वन, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट टू आउटपुट ग्रोथ रेट इज हाई। इंडिया में क्या है आपका, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, इंडिया में जो रिस्पॉन्सिवनेस है लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट आउटपुट ग्रोथ रेट की वो क्या है, हाई है ना। हियर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आउटपुट ग्रोथ रेट ऑन एम्प्लॉयमेंट फेल्स टू counteract the adverse effect of labor saving technologies. Employment growth rate in such regime cannot be increased simply by increasing GDP growth. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी GDP में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ हो रही हो। सो अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की पॉलिसी फ्रेमवर्क्स देखते हैं तो आपकी कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। पहला कौन सा आता है, Keynesian revolution in macroeconomy was highlight the role of aggregate demand at the binding constraint of employment. यहाँ पर आपका कौन सा एक revolution आ जाता है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर किसकी बात करती है, टू इंक्रीज लेबर डिमांड, कि हमें जो लेबर डिमांड है उसको इंक्रीज करना होगा। इससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो स्टिमुलेट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर महालेनोबिस स्ट्रेटेजी, ये क्या आइडेंटिफाई करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स एज द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। यहाँ पर अगर जो आपकी कैपिटल गुड्स है वो कंस्ट्रेन करता है ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, पुटिंग फॉरवर्ड द पॉलिसी फॉर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर आपकी कौन सी आ जाती है, एक स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज आ जाती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हाईलाइटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेनियन कंस्ट्रेन एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेन। तो यहाँ पर जो आपका अग्रीनियन कंस्ट्रेन है और बैलेंस ऑफ बीओपी कंस्ट्रेन है इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। सो ये सारी आपकी जो थ्योरीज हैं, जो आपकी हम स्ट्रेटजीज है, वो किसकी बात कर रहे हैं, आपकी 1970s और 1990s की। और अभी भी ये क्या कर रहे हैं, मेनली आज के टाइम का जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा हाई हो रहा है इस पर फोकस कर रहा है। सो इसमें एट द एंड ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। आपका जो ग्राउंड लेवल पर जो जॉब्स है वो क्रिएट की जा रही है या नहीं की जा रही। ओके, सो फाइनेंसिंग सच एक्सपेंडिचर वाइल मेंटेनिंग डेट स्टेबिलिटी रिक्वायर द रीओरिएंटिंग द करंट मैक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क इन अ सिग्निफिकेंट वे, इंक्लूडिंग
हमें यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी जितना भी हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव एम्प्लॉयमेंट एजेंडा है, इसे भी हमें परस्यू करना होगा और इसे और ज़्यादा इमेजिनेटिव इसको बनाना होगा और हमें इस पर ग्रोथ करनी होगी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द इवॉल्विंग रोल ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब यहाँ पर हमें किसकी बात कर रहे हैं? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। सो दिसंबर में जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी हैं, उन्होंने किसमें पार्ट लिया था? आपकी जो कोलंबो CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में यहाँ पर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ये आपका इस साल की अगर हम बात करते हैं, इसका जो मेन मोटिव ये था कि हमें क्या करना है? टू प्रमोट अ सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन। हमें यहाँ पर जो हमारा इंडियन ओशन है उसे सेफ, सिक्योर और स्टेबली उसे प्रोड्यूस करना है। इस मीटिंग में कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं? आपके मॉरिशस, श्रीलंका, आपकी जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं आपके बांग्लादेश एंड शेलिस। तो ये कुछ यहाँ पर स्टेट्स हैं। मालदीव्स ने यहाँ पर अभी जो मालदीव्स में अभी न्यू इलेक्शन हुए, इन सारी चीज़ों के कारण मालदीव में अभी क्या क्या है, ये जो आपका कॉन्क्लेव हुआ था, ये जो मीटिंग हुई थी CSC की, तो इसमें यहाँ पर आपका पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके हम कुछ चेंजिंग डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो इंडियन जो ओशन है उसका जो डायनेमिक्स है आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा जो हम बात करते हैं विद श्रीलंका ज्वाइनिंग इंडिया एंड द मालदीव्स फॉर ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी। यहाँ पर क्या है, 2011 में इंडिया, मालदीव और श्रीलंका ने क्या किया था? ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ज्वाइन किया था। बट उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 2014 के बाद इसमें कोई भी स्टैंड स्टिल हमें दिखाई नहीं देता है। फिर इंडिया और मालदीव्स के बीच में अभी टेंशन यहाँ पे राइज हो रहे हैं। ये कुछ एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं मालदीव्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिंग द CSC टू मॉरिशस एंड सेशल्स and Bangladesh, the push to CSC demonstrate India's evolving strategy vision for the Indian Ocean। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि मेनली फोकस नहीं कर रही कहाँ, इंडियन ओशन में। तो इंडिया ने क्या किया, क्या हमें क्या करना होगा? इंडियन ओशन पर मेनली फोकस करना होगा, क्योंकि ये क्या है, द इंडियन ओशन इज द हार्ट ऑफ इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड टुडे। ये जो आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड आज के टाइम पर इवॉल्व हो रहा है, तो इंडियन ओशन क्या है, उसका हार्ट है ना। यहीं पर आपका सबसे बड़ा जो फैक्टर आ जाता है कौन? चाइना। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, तो इसको ये जो छोटे छोटे नेशंस हैं वो इसको यहाँ पर रियलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, आपके चाइना के ऊपर डिपेंड है ना, कहीं ना कहीं वो क्या है, आपके चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चाइना को यहाँ पर काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इस तरीके की जो मीटिंग्स करके इसमें अगर हम इंक्लूड करते हैं तो चाइना फैक्टर आपका यहाँ पर आ जाता है। सो चाइना इज अनदर क्रूशियल रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ CSC। चाइना क्या है, एक अनदर क्रूशियल रीजन बन जाता है जिसके कारण हमने क्या किया, CSC को रिवाइव किया है। सो बीजिंग ने यहाँ पे क्या इनिशिएट किया, आप सभी को पता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीच में यहाँ पे जो क्रूशियल सी लाइन्स है कम्युनिकेशन की, ट्रेड की इंडियन ओशन में, उसको वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसकी प्रेजेंस को। इंडिया की जो आज की नेवल कैपेबिलिटीज है, वो उस जो स्ट्रेंथ है वो उसके से हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्या है, हमें पता है। श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसे यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फाइनली ऑल्सो वांट टू काउंटर द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर जो इंडियन ओशन में इंडियन आर्किटेक्चर है उसको भी यहाँ पर प्रिवेल करने की बात कर रहा है। सो इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर चाइना बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज, यहाँ पर एंटी चाइना पॉलिसी नहीं वो लेकर आ सकते हैं। तो जो CSC है मेनली वो क्या फोकस करता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो किसकी बात करते हैं यहाँ पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो यहाँ पर मेनली ये 5 पिलर्स पर, ये 5 एरियाज पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेंगे, चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, ये कंट्रीज यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में नहीं जा सकती हैं। Okay, so this is a better way through which we can counter China and maintain safety and security in this region. Okay, so यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि अभी जो पॉलिटिक्स है, नेशन की जो पॉलिटिक्स है, ये जितने भी यहाँ पे नेशंस हैं, हम मालदीव्स की बात करते हैं, मॉरिशस की बात करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या है,
मेंबर स्टेट्स के बीच में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो सबसे बड़ा चेंज जो अभी दिखाई दे रहा है, इसके कारण ये जो वल्नरेबिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए ये सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं। सो 2 रीजंस वुड हैव लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डिसीजन। फर्स्ट, टू प्रेफर अ क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना। यहाँ पर देखिए मालदीव चाइना की तरफ ज्यादा यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड, टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट कैंपेन दैट हैव प्लेस्ड डिस्टेंस द मालदीव्स फ्रॉम इंडिया ऑन डिफेंस कॉपरेशन। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है, यहाँ पर नेशनल कैंपेन जो मालदीव में अभी जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने जो इलेक्शन यहाँ पर जीता है वो किस बेसिस पर जीता है, उनका जो नेशनल कैंपेन यही था कि इंडिया का जो डिफेंस कॉपरेशन है मालदीव उससे क्या करेगा, डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। तो ये दोनों सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मतलब कि मालदीव क्या कर रहा है, अपने आप को इंडिया से दूर करता जा रहा है और वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है और अभी वहां की जो पार्टी है वहाँ गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है और चाइना की तरफ उनका जो एक तरीके से झुकाव है वो ज्यादा है। इसलिए हमें ये CSC को फिर से रिवाइव करना इंपॉर्टेंट हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अनपैकिंग द फर्स्ट एवर COP हेल्थ डे। अब देखिए ये आर्टिकल आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, हमने कई बार इसे डिस्कस किया है कि अभी जो आपका 28th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ COP28 जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, आपका होस्ट किया गया था। अब इसमें मेनली ये फोकस किया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ क्राइसिस इंक्रीज हो रही है, इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन नहीं कर सकते। सो क्लाइमेट चेंज एज अ ग्रेटर थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ इन द 21st सेंचुरी। WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि क्लाइमेट चेंज क्या आपका ग्रेटेस्ट थ्रेट है टू ग्लोबल हेल्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो सबसे बड़ा क्या है, आपका थ्रेट बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी सबसे ज्यादा जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है जो कि फ्रंट लाइन पर है क्लाइमेट चेंज के, वो उनको क्या करेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्राइसिस है इसी को एड्रेस किया जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फॉसिल फ्यूल को हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरी तरीके से फेस आउट अप करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बात की गई हैं। इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो आपका जो डिक्लेरेशन हुआ था COP28 में, UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ में इन्होंने सिग्निफाई किया था, कमिटमेंट किया है कि जो भी क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इंपैक्ट्स हो रहे हैं इस पर हम मेनली क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन इंडिया ने क्या किया था, इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। ऑल्दो इंडिया इज विटनेसिंग द सिग्निफिकेंस राइज इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट स्ट्रेस इवेंट्स, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्रॉट्स एंड माल न्यूट्रिशन, बट स्टिल इंडिया हैज नॉट रिप्रेजेंटेड and India has not signed this declaration. Why? Because India is a डेवलपिंग कंट्री और इंडिया में क्या होता है, आपका फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर देते हैं, हम कम कर रहे हैं, बट अगर हम इतनी जल्दी अगर कम कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे जो चेंजेस हैं, हमारे पास पहली बात तो ना तो इतना फाइनेंस है, ना तो पैसा है और ना ही अभी टेक्नोलॉजी है। इसलिए इंडिया ने कहा कि हमने अभी से साइन नहीं किया है। ऑल्दो अगर हम यहाँ पे ग्लोबल जो इम्पैक्ट है इसकी जो रैंकिंग आई उसमें भी हमने देखा है कि इंडिया हैज सीन अ डिजास्टर नियरली एवरी डे। हम हर दिन यहाँ पर क्या करते हैं, डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, फ्रॉम हीट टू कोल्ड वेव्स, साइक्लोन्स, लाइटनिंग टू हैवी रेन, फ्लड, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें हमने फेस की। इस डिस्ट्रेस के कारण आपकी 2923 जो ह्यूमन लाइफ से अब तक हम क्लेम हो चुकी है। यहाँ पर 8.84 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। 80,563 जो हाउसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और 92,519 जो लाइफ स्टॉक्स हैं क्लोज टू, अभी ये नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं, इससे ज्यादा भी ये हो सकता है, तो उनकी जान यहाँ पर जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट आई है कि 4.5% ऑफ कंट्रीज GDP कुड बी जियोपर्टाइज्ड बाय 2030 ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑन लेबर आवर्स। यहाँ पर जो एक्सट्रीम हीट है और ह्यूमिडिटी है इसके कारण क्या होगा, आपका जो लेबर आवर्स है उसको ये क्या करेगा, आपका इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण जो हमारी GDP में ग्रोथ 4.5% तक क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें फोकस करना होगा कि जो द प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द इंसिडेंट अलाइन द वेदर रिलेटेड डिजास्टर एंड देयर हेल्थ रैम्पिफिकेशन पोजेस अ
सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द ऑलरेडी स्ट्रेंथ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो यहाँ पर ये क्या है, बहुत बड़ा आपका मेजर, बहुत सारे पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस लाइक मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, डायरिया, फर्दरमोर जो सिचुएशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं, तो हमें यहाँ पे प्लान्स की जरूरत है जिससे कि हम क्या कर सके। देखिए हमारे पास 700 मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया को जो इस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेनली यहाँ पर वो जो ज्यादातर जो हमारा पोर्शन है सिग्निफिकेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, तो इन्हें हमें क्या करना होगा, मेनली फोकस करना होगा। साथ साथ जो हमारे क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, मैनग्रोव्स, कोस्टल जोन्स, ग्रासलैंड एंड देयर लाइवलीहुड्स, इस पर भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। सो यहाँ पर हमें एक बेटर प्लानिंग की जरूरत है जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण हेल्थ क्राइसिस हो रहा है इससे हम डील कर सकें। ओके, सो I hope this article is clear to you. Now next one is India's revised criminal law proposal. अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको हमने वैसे ऑल्दो कई बार डिस्कस किया हुआ है बट स्टिल एक बार हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि लोकसभा में आपका जो ब्रिटिश एरा के क्रिमिनल लॉज थे, इंडियन पीनल कोड, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन्हें यहाँ पर क्या किया गया, आपका रिवाइज किया गया है। अब आपका क्या है, आपका भारतीय न्याय संहिता। अब इन सारी चीजों में जैसे कि UAPA की जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, इसको यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है। और जो हमारा भारतीय न्याय संहिता में अभी जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, टेररिस्ट एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। सो दैट इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन दिस भारतीय न्याय संहिता। जो हमारा अभी भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें यहाँ पर ये टेररिज्म की डेफिनेशन है, और अगर हम UAPA में जो डेफिनेशन है उसको देखें तो वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आपका जो क्रूएलिटी है उसको डिफाइन किया गया है कि अगेंस्ट अ वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स व्हिच इज पनिशेबल विद अ जेल टर्म अप टू 3 इयर्स। यहाँ पर अगर जो वुमेन के ऊपर उसका जो हस्बैंड है या फिर रिलेटिव्स है यहाँ पर कोई भी क्रूएलिटी करते हैं तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका सेक्शन 86 है इसमें फिर से क्रूएलिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और अगर वुमेन ने इसके कारण कोई सुसाइड कमिट कर लिया है, कोई भी अगर इंजरीज होती हैं, अगर उसकी लाइफ यहाँ पर डेंजर में है, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन टू coerce her and any person related to her meet unlawful demand and property valuable security। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन, सेक्शन 498 ऑफ दिस IPC एंड सेक्शन 84 इन द ओरिजिनल बिल डिफाइन क्रूएलिटी यूजिंग द सेम टर्म। तो यहाँ पर बस जो सेम टर्म से क्लॉजेस है उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसमें यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं कि सच एस लुकैनिनी, मेंटल रिटार्डनेस एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड विद मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर जो उनकी टर्मिनोलॉजीज है इसको यहाँ पे चेंज किया गया है। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या है, इग्नोर जो रिकमेंडेशंस है, तो 2 क्रूशल्स जो रिकमेंडेशंस थी लाइक कि जो एडल्ट्री है इसे फिर से यहाँ पर क्या कर दिया जाए, क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। तो यहाँ पर एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। पुलिस को यहाँ पर पावर प्रोवाइड किया गया है कि The original bill permitted the use of handcuffs to prevent the escape of individual accused of serious offense and ensure the safety of police officer and staff during arrest। तो जो ओरिजिनल सेक्शन था, मतलब ओरिजिनल पुलिस को ये पावर दी गई थी, तो इसमें अभी यहाँ पे पैनल ने रिकमेंड किया है कि ये जो कुछ जहां पर आपकी जो हीनियस क्राइम है वहां पर सिर्फ आप हैंडकफ्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे चेंजेस हुए हैं। अब आपका हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं जैसे कि सुरक्षा संहिता posing potential risks to civil liberties due to increased exposure of police access and potential to court evidence। तो यहाँ पर जो पुलिस का एक्सेस है वो थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। पैटी क्राइम्स में यहाँ पर जो पैटी क्राइम्स है आपके है ना अनऑथराइज सेक्शन में, तो गैम्बलिंग हो गया, आपका जो पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, तो जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज्यादा इसमें हो चुका है। तो इस चीज पर थोड़ा सा कंसर्न रेज किया गया है। ओके, सो ये आर्टिकल देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। जो क्रक्स में था हमने वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई। तो देखिए अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आपके पास ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो आज के लिए इतना ही। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज while burning hydrocarbon fuels, if we see a blue flame it means the fuel is
मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर यहाँ पे ब्लू फ्लेम्स हमें दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पर देखेंगे, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, बट in unsaturated hydrocarbons incomplete combustion take place. Hence saturated hydrocarbons give blue flame while unsaturated carbon burns with a sooty flame. तो जब हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे बर्न होते हैं, सो दे गिव ब्लू फ्लेम। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉक पेंटिंग्स ड्यूरिंग अ पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसमें आपकी जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाती है। सो ऑप्शन सी ऑल थ्री इज योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।